अब अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि बर्फ कच्ची हो तो हम नीचे पहुँच जाए। इधर गुलमर्ग है और इधर खिलनमर्ग है। खिलनमर्ग जाना जाता है अपने स्कीइंग के लिए। क्या भाई? रुक जा भाई, रुकती भी ना है तो रुक। दोस्तों ये जो आप लंबा चौड़ा सा मैदान देख रहे हैं ना, ये है गुलमर्ग का वही स्थान है जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी होती है, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, स्लेज वगैरह वगैरह। और हाँ, गुलमर्ग का जो फेमस गोंडोला है ना, वो यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। इसी मैदान में देखने योग्य काफी सारे स्थान है, जैसे शिव मंदिर, गोल्फ कोर्स, खिलनमर्ग, सेंट मैरी चर्च, झीलें हैं और भी इसी तरह की कुछ और चीजें हैं। मतलब इसी 2-3 किलोमीटर के एरिया में आपको सभी चीज देखने को मिल जाएगी। तो जब सभी चीज एक जगह देखने को मिल रही है आसपास, तो भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको गाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ जब आसपास ही है तो हाँ, इतना कर लेना कि अगर बर्फबारी या ठंड ज्यादा हो रही है तो स्नो शूज ले लेने हैं आपको, और उसके साथ साथ जो वो लंबा वाला कोट मिलता है ना, उसको भी ले लेना। ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ गुलमर्ग में 150 रुपये में। अभी तो विंटर का मौसम है, इसलिए चारों तरफ आपको यहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जब गर्मियों के समय ये बर्फ पिघल जाती है ना, तो यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है। अब देखिए, क्योंकि हम पहली बार कश्मीर आ रहे थे तो भैया हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, या मान लीजिए कि यहाँ के लोगों ने हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया कि आखिर हमें करना क्या है। कहीं कहीं जगह पर भाई साहब गाड़ी से उतरे नहीं हम, और लोग आ गए चारों तरफ से घेर लिया कि भाई गाइड कर लो, गाइड कर लो, हम आपको ये एक्टिविटी कराएंगे, वो कराएंगे, ये करो वो करो। अगर आप पैदल घूमोगे तो थक जाओगे, खो जाओगे, बहुत दूर है, बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई। अब मजे की बात ये देखिए, हमारा जो ड्राइवर था ना आमिर, उसने कहा कि ये ठीक दे रहे हैं पैकेज में, 5,000 रुपये में क्या दिक्कत है, ले लो। उसने हमें भैया ऐसे बहलाया फुसलाया। हमने सोचा कि चलो सब ठीक कह रहे होंगे, तो भैया बहला फुसलाकर 5,000 रुपये में उसने वो हमें गाइड करा दिए। उसमें क्या था, 4-5 जगह घूमने की लिखी हुई थी, और उसके साथ साथ वो लकड़ी की जो स्लेज होती है ना, उस पर था। क्या ठीक है भैया, ले लेते हैं। अब आपको तो पता ही है कि इनका सबका कमीशन, या मतलब कह कि हिस्सा फिक्स होता है। वो कहते हैं कि आप हमारे तक टूरिस्ट लाइए, हम आपको जितनी भी इनकम होगी उसका इतना % देंगे। तो इसलिए सब ड्राइवर जो हैं ये ले आते हैं दुकानों के पास अपना कमीशन लेने के लिए। अब उस समय तो काफ़ी सारे स्थान थे लिस्ट में, लेकिन भैया जैसे ही हम उनके साथ थोड़ा सा आगे चले, तब हमें पता चल गया कि भाई साहब हमारा कट चुका है, मतलब हमें लूटा जा चुका है। अरे यार, सब कुछ तो सामने ही है भैया, शिव मंदिर से लेकर गोल्फ कोर्स, खिलनमर्ग, झीलें, चर्च आदि सब कुछ तो ये 1-2 किलोमीटर के या 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही है। अब भैया थोड़ा सा चलना ही तो है, और गाइड कौन सा हमें गोदी में उठाकर ले जाएंगे। हाँ, एक लकड़ी की गाड़ी सी बनी हुई थी, इसको शायद कहते हैं स्लेज। उन्होंने कहा कि सर इस पे बैठ जाओ, हम खींचेंगे। अब उनको खींचता देख और खुद को उस पर बैठा देख थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यार अब करें तो करें क्या, इतना महंगा हमारा सौदा हो चुका था। तो मित्रों हम उस पर बैठ गए। एक बात मन में ये भी थी कि यार कश्मीर आए हैं तो हर चीज़ को हम ट्राई करेंगे कि देखते हैं इस पर बैठकर कैसा लगता है। कुछ खास तो फीलिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब उस पर बैठकर ढलान से नीचे की ओर तेज स्पीड से आए बर्फ़ के ऊपर से, तब थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। अब इतनी चीज़ के लिए 5,000 रुपये तो यार बहुत ज़्यादा हैं। आप ध्यान रखिए कि अगर आप विंटर के समय इस एरिया में घूमना चाहते हैं तो कोई पैकेज वगैरह मत लीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लेज ले लीजिए जिस पर बैठकर आप ढलान से नीचे आएंगे। देखिए ये बात सही है कि कश्मीर में टूरिज्म कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत रुका हुआ था, वो इसलिए क्योंकि पहले लॉकडाउन था। तो भैया अब जब पूरी तरह से वो खुल चुका है, वो क्या पूरा इंडिया ही खुल चुका है, तो अब वहाँ के लोग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन भैया इतना भी एक्स्ट्रा चार्ज मत करो कि दूसरे की जान निकाल लो। हाँ, दूसरे राज्यों के हिल स्टेशन पर भी ज़्यादा रेट बताते हैं, पर वो भैया इतना भी नहीं लेते कि जितना यहाँ कश्मीर में ये ले रहे हैं इस टाइम।
वैसे तो हमारे ड्राइवर आमिर की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं सारी बातें आपको बताने लग गया तो भाई साहब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए उसमें से एक बात मैं आपको बताता हूँ। टंगमर में हमारे ड्राइवर आमिर ने हमें 6,000 रुपये में एक कमरा दिलाना चाहा। हमने कहा कि भाई 6,000 रुपये में तो बहुत महंगा यार, इतना तो हम ना लेंगे। तब आमिर बोला कि रात हो चुकी है, थोड़ी देर बाद ये भी कमरा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही है जो है 6,000 रुपये में। इसके बाद मैंने और जो मेरा साथी था हमने थोड़ा सा सोच विचार करके हम गाड़ी में से उतरे और खुद टंगमर में करीब 20 मिनट तक घूमे। वहाँ हमें 600 रुपये से लेकर 1100 रुपये में ठीक ठाक होटल मिल रहे थे, और एक दो नहीं बल्कि हर होटल में करीब 3-4 कमरे खाली थे। वो कह रहे कि आप आराम से आइए, हम 600 रुपये से 1100 रुपये के बीच हमारे होटल हैं, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। अब बताइए, आमिर कह रहा था कि पूरे टंगमर में केवल एक ही होटल है, वो 6,000 रुपये में। हमने थोड़ा इंतजार किया, घूमे और मिल गया वो हमें 1100 रुपये में, जो आपने एपिसोड 5 में देखा होगा। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में आप एकदम से कोई फैसला ना करें। ये हमारे कश्मीरी भाई बहुत प्यार से बोलते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग इतने मीठे बोल रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन भाई साहब आपको उस समय तो रियलाइज नहीं होगा, कुछ समय बाद लगेगा कि भाई हम कट गए, मतलब हम लुट गए। देखिए यहाँ मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा, सब लोग अच्छे हैं कश्मीर में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ परसेंटेज हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कहें कि जो आपको लूट सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने पैकेज लिया हो तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो स्कीइंग, स्केटिंग, खाना पीना या जो भी कुछ आगे आता जाएगा, उनमें भी ये कश्मीरी लैंग्वेज में उन लोगों से बात करते हैं, साठ गांठ करके पता नहीं क्या करते हैं, वहाँ भी आपको ठग लेंगे। वो कहेंगे कि इससे ये ले लो। अब भैया जब दुकानदार देखेगा कि ये किसी एजेंट के माध्यम से आया है हमारे, तो वो और रुपए बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें एजेंट की भी तो हिस्सेदारी होती है ना। और भैया हमें तो कश्मीरी जुबान समझ में नहीं आती, पता नहीं लोग क्या क्या बात करते हैं ये आपस में, और चेप हमें देते हैं। इसलिए कश्मीर में जहाँ भी आए पहले आसपास के एरिया को देखिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपने साथियों के साथ वहाँ बिना किसी गाइड या गाड़ी के घूम सकते हैं तो भैया आप वहाँ घूम लीजिए। और हाँ, अगर लगता है कि बिना गाइड के कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी चाहिए, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत आगे आप जाना चाहते हैं, स्थानों पर घूमना चाहते हैं यहाँ से आगे के भी, तो फिर गाइड कर लीजिए, या फिर कोई एडवेंचर एक्टिविटी या पैकेज ले लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया मत लो, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ज़रूरत महसूस होती है तभी। लेकिन वहाँ भी सौदेबाजी जरूर कीजिए, जितने रुपए वो मांगे एकदम से उतने रुपए निकाल कर मत दे दीजिए। देखिए मैं मानता हूँ कि कश्मीरी भाइयों को भी अपना घर चलाना होता है, उनका भी परिवार है, मौसम की विषम परिस्थितियों में, बारिश में, बर्फबारी में, या बरसात में के मौसम में वो रहते हैं, और टूरिस्टों से ही उनका गुजारा होता है। और मैं यहाँ ये भी कह रहा हूँ कि आप गाइड ले लीजिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े या आपके पास जब ठीक ठाक रुपए हों तभी गाइड लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास बजट भी कम है और आपको सब चीज़ सामने दिख रही है आप फिर भी गाइड कर ले, तब मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता गाइड का। क्योंकि भाई ज़रूरी तो नहीं ना कि जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आए उसके पास खूब सारे पैसे हों। मेरे हिसाब से 90% जो आते होंगे बेचारे हमारे जैसे होते होंगे वे, जिनका एक लिमिट बजट होता होगा, और अगर उस लिमिट में से थोड़ा खर्च हो जाए तो यार थोड़ा गम तो होता ही है। तो ये बातें उनके लिए हैं जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है। लेकिन अगर आपके साथ खूब सारे पैसे हैं तो भैया कहिए उड़ाइए, मुझे क्या मतलब, मैं तो आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है पूरी डिटेल देना। आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ मैं ये सब बातें बताकर किसी के कारोबार या पेट पर लात नहीं मार रहा, कभी आप मेरे पर चढ़ जाओ कि ऐसा कैसे कर रहा हो तू। अरे भैया केवल जानकारी के लिए ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ताकि आप ठगी से बच सके, और आपका रुपया बचेगा तो सही है ना यार, थोड़ा बहुत बचत हो जाएगी। तो ये कश्मीरी भी अपने ही भाई हैं। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आप आइए, एंजॉय कीजिए और यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाइए, ना कि हमारी तरह कि ठगे गए। हमें तो ये है कि यार हम घूमे तो बहुत, हमारा पर भाई साहब खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ। खैर इसके बारे में भी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब हम यहीं विराम लेते हैं और आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात और, क्योंकि जब आप वीडियो क्वालिटी देखेंगे आगे, और यह जो अभी देख पा रहे होंगे उसमें से ये थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि यार ये बिल्कुल ही वाइट कर दी इसने वीडियो, ऐसे कैसे कर दी। ठीक है बताता हूँ भाई साहब। यहाँ गुलमर्ग में जब हम पहुँचे तो एक कैमरे वाला आया हमारे पास, उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस गुलमर्ग की वीडियो बनाऊँगा।
केवल 2000 रुपये में। मैं कहा भाई जी 2000 रुपये कुछ ज़्यादा ना है। अब बातें होती रही इस तरह से, वो 2000 रुपये था, मैंने बोला कि 1500 रुपये ले लो, तो 1500 रुपये में हमारा फिक्स हो गया गुलमर्ग की कुछ वीडियो बनाने का। जैसे कि आप आगे वीडियो देखोगे, इस एपिसोड की, केवल इसी एपिसोड की वीडियो जो 90% है वो कैमरे से बनी हुई है, आगे की कोई नहीं, ना पीछे की, सिर्फ इस एपिसोड की। और बाकी जो इसकी 10% है ना, वो हमने की अंकित के मोबाइल से। अब मैंने सोचा कि भैया आज तक हमारे चैनल पर कोई कैमरे से वीडियो नहीं डली हुई, तो कैमरे से जब शूट करते हैं तो क्वालिटी कितनी मस्त होती है। मैंने सोचा बढ़िया है भाई साहब, हो जाएगा हमारा भी, अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी और कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह को और अच्छे ढंग से हम आपको दिखा सकेंगे। लेकिन भाई साहब जैसे ही हमने डाटा ट्रांसफ़र किया और वीडियो देखी तो यार कैमरे वाले ने क्या नाश किया था वीडियो का। अब पता नहीं भैया कैमरे वाले ने क्या सेटिंग कर रखी थी कैमरे में, वीडियो ऐसी आई हद से ज़्यादा सफ़ेद आ गई, सारी सफ़ेद वीडियो नज़र आ रही थी भाई साहब। वो ना तो अच्छी दिख रही थी और ना ही उन वीडियो का साइज उतना बड़ा था जितना कि कैमरे से होता है। अब पता नहीं क्या था भैया कैमरे वाले का, हमें समझ में नहीं आया। पहली बात तो क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई, दूसरा वीडियो में सफ़ेद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुंह पे लाइट मार के वीडियो बनाई हो या पीछे चारों तरफ लाइट लगा दी हो तब वीडियो शूट की हुई हो। पता नहीं किस तरह सफ़ेद कर दिया उसने, धुंधला सा। तीसरी बात भैया उसने रुपए भी पूरे ले लिए। अब गलती हमसे ये हो गई कि जब वो शूट कर रहा था तो हमने बीच में नहीं देखा कि वीडियो कैसी बन रही है। अब जब इस एपिसोड के लिए मैंने वो सारी वीडियो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट की और एडिट करने लगा, तो भैया क्या कलर करेक्शन, क्या कलर एनहेंसमेंट, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रैक्ट, हाइलाइट्स, वाइट, ब्लैक, शैडो, HSL, 3D लट और पता नहीं क्या क्या मैंने करके देख लिया सेटिंग में एडिट करते समय। वो वीडियो से जो सफ़ेदपन था ना, सफ़ेदपन वो नहीं जा पा रहा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मैं एडजस्ट करता भी तो उसको कम करता तो कुछ और बिगड़ जाता। तो यार एडिट में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके कुछ हद तक ये भी जो है ये आपके सामने है, जिसको मैंने थोड़ा कम किया है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी पर जो भी है यही है। हाँ एक बात और, इस एपिसोड को जब मैं एडिट कर रहा था ना तो भाई साहब इतनी दिक्कत आई कि बस पूछो मत। मेरा बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था, लैग कर रहा था और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। ये शायद हो सकता है कि कैमरे से शूट हुई हो, इसलिए मेरा सॉफ्टवेयर इनको सपोर्ट ना कर पा रहा हो, क्योंकि कैमरे का जो वीडियो बनती है उनका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है ना। लेकिन यार वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए ना कम से कम। अब ना तो यहाँ वीडियो अच्छी लग रही, सफ़ेद कर दी सारी, और ऊपर से हमारा लैपटॉप और हैंग हो रहा है बार। लेकिन भाई साहब अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कम की है, एक्सपोजर कम किया है और भैया हाईलाइट्स कम की है, इसी तरह एडजस्ट करके हमने ये काम चलाया है। आप देख लीजिए, ले लीजिए, बात कर लीजिए, अगर ठीक लगता है तो इनके साथ आ जाइए, वरना तो पैदल भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमिए। अच्छा ये बताओ यहाँ पैदल आने में क्या दिक्कत है? तो दूरी पाना। अच्छा बताओ हम लोग का रोजी कैसे बने? हाँ नहीं रोजी हाँ, का सवाल है ना सर। ये कैसे? ओ भैया थैंक यू। अब हम चढ़े मंदिर पे। ये कौन सा मंदिर है भैया? शिव मंदिर। शिव जी मंदिर पे है भैया। हम सुन ड्राइवर को फोन कर। हाँ। उस ये है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित शिव मंदिर। माता पार्वती का भी नाम यहाँ से जुड़ा है, तो इसको महारानी मंदिर भी बोलते हैं। महारानी मंदिर या रानी मंदिर। आपको 1974 में आई, आपने एक मूवी देखी होगी आपकी कसम, उसकी शूटिंग राजेश खन्ना और मुमताज़ की, वो गाना सुना होगा ना आपने, जय जय शिव शंकर, वो यहीं शूट हुआ था। मंदिर का निर्माण 1915 में राजा हरि सिंह की पत्नी ने कराया था। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के जो अनुष्ठान होते हैं, पूजा वगैरह, वो एक मुस्लिम पुजारी द्वारा होते हैं। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन मंदिर हाँ और उसको भी ड्राइवर को जाने के लिए उसे फोन तो कर, तेरे पर नंबर है उसकी, कॉल आई थी ना। भाई आए तो घेर के खड़े हो गए। शूटिंग के चक्कर में हो गया, कुछ बनने देने रहे कुछ यार। मैं
झूठा सारा तो दोस्तों ये बिल्कुल वो था ना नमक जैसा है बर्फ हैं? खा के देखते हैं बर्फ। अच्छा है। अच्छा पूरा वो हो जाता है ना टाइट ऐसे ऐसे पकड़ कर फोटो लेना फोटो चोट लगता है। फोटो ऊपर फोटो वोटो ले लेंगे ऊपर। तो दोस्तों ये है फिशन लेक। इसका क्या होता है पहले जम जाती है पूरी, तो इसमें से सर्दियाँ आने से पहले मछली बाहर निकाल लेते हैं और उसको ये सर्दियों के दौरान पूरी जम जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पूरी लेक ही जमी हुई है। अब अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि बर्फ़ कच्ची हो तो हम नीचे पहुँच जाए, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। केवल यहीं से आपको व्यू दिखा रहे हैं और पूरी जम गई है। देखिए भाई साहब हमें तो पसंद नहीं है, पर अगर आपको स्ट्रॉबेरी घाटी देखनी है जहाँ स्ट्रॉबेरी उगती है वो वहाँ वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर है, लेकिन अभी है बर्फ़ तो कुछ नहीं देख सकते हम। वहाँ स्ट्रॉबेरी वैली है, गर्मी में आइए खाइए और मौज लीजिए। हमें तो पसंद है नहीं बस। यहाँ पे आप तो अब हम जा रहे हैं चर्च की तरफ। इसका नाम है सेंट मैरी चर्च, ऐसी कुछ होगा। हाँ हाँ हाथ से दिखाओ, हाथ से कहानी दिखाओ, क्या है मैं बताता हूँ। हाथ से दिखाओ उधर से। ये चलते ना ऐसे है सेंट मैरी चर्च, हम यहाँ जा रहे हैं। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इधर चलो ना, इधर इधर से इधर दूर पड़ जाएगा। चलो तो मित्रों ये है सेंट मैरी चर्च। इसको अंग्रेजों ने बनाया था 1902 में। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो 2003 में इसकी की गई थी मरम्मत। 3 के बाद ये अब थोड़ा ठीक लगता है, पहले तो काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका था। उसके बाद यहाँ किसी कोई फेमस अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ पता नहीं नाम तो मेरे ध्यान नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ किसी उसकी शादी हुई थी। तो उस दौरान ब्रिटिश अखबार में छपा था कुछ, अब मेरे ध्यान नहीं आ रही क्या छपा था, कि इसके तारीफ़ करते हुए वो इंग्लैंड में एक लेख छपा था, वो पता नहीं क्या था। तो ये है सेंट मैरी चर्च। अब इसकी खासियत ये है कि ये बनाया गया है विक्टोरियन शैली में। जो अंग्रेज़ों की कोई शैली होती होगी चर्च बनाने की, ये उसी शैली में बनाया गया है। इसके आसपास आप देख सकते हैं कि मतलब वहाँ आपको होटल मिल जाएंगे, और वहाँ एक इसके साइड में गोंडोला भी है, और मेरे हिसाब से यहाँ कोई गुरुद्वारा भी है ना, हाँ गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मतलब सब धर्मों के यहाँ पालन करने वाले आपको स्थान मिल जाएंगे। जैसे ये चर्च है, और मेरे हिसाब से इधर कहीं गुरुद्वारा है, और उधर शिव मंदिर है, और इधर कहीं मस्जिद भी है। तो सब चीज़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके यहाँ स्थान मिल जाएंगे आपको। वो आप सामने देख सकते हैं, वहाँ है गोंडोला, वहाँ आप राइड कर सकते हैं, स्कीइंग वगैरह या जो भी कोई आपकी इच्छा हो वो कर लीजिएगा। और इधर हमारा बैठा है पड़ोसी है ना इधर अपना, वो नालायक पड़ोसी इधर ये LOC है पाकिस्तानी। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। अब क्या देखना है? अब देखना है। और कहाँ से लोगे फोटो, और कहाँ से लोगे? लिफ्ट कहाँ से मिलेगी? अभी आगे मिलेगा। चलो चलिए, उधर LOC है, इधर हमें गोली वोली कोई नहीं आएगी। आप आराम से घूमिए मस्ती से यहाँ बर्फ़ के रेगिस्तान में। चलिए मिलते हैं अगली जगह। हम इसीलिए इससे आए हैं, तो हम पैदल आ सकते थे। देखो सिंपल चल नहीं रहे।
₹1200 एक के विदाउट मटर मास्टर 1200 अगर खुद कर सकते हैं तो। अगर 5-6 वाला साथ में लेके जाएगा उसका 1200। मैंने को 2 दिन डल झील 2 दिन यहाँ का बोल दिया गुलमर्ग का। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? अच्छा ये जो खड़े हैं नंबरों का ये क्या हिसाब है इनका? ये कोर्स हो रहे हैं कोर्स हो गया कोर्स। तो ये है खिलनमर्ग। खिलनमर्ग गुलमर्ग का एक पार्ट है, इधर गुलमर्ग है और इधर खिलनमर्ग है। खिलनमर्ग जाना जाता है अपने स्कीइंग के लिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पूरे ग्राउंड में स्कीइंग हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। ये जो कार चल रहे हैं इनके द्वारा सिर्फ नीचे आते हैं। वहाँ गोंडोला है, अगर आपको यहाँ आना है तो आप गाइड कर सकते हैं। वैसे गाइड की चाहे तो ज़रूरत भी नहीं है, पैदल भी आ सकते हैं अपने हिसाब से। खिलनमर्ग आपको तो पता ही है स्कीइंग के लिए जाना जाता है। खिलन का मतलब है खेलना, खेलना बोले तो स्कीइंग करना। मुझे पहले लगता था कि मतलब फूल यहाँ जब गर्मियों में उगते हैं तो उसके कारण खिलनमर्ग नाम रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कीइंग खेल के कारण खिलनमर्ग इसका नाम पड़ा। अब यहाँ तो सर्दियों में पूरा बर्फ़ का इलाका है, लेकिन गर्मियों में यहाँ क्या होता है, पूरे मैदान में यहाँ हरी भरी घास होती है और फूल भी उगते हैं। तो आपकी इच्छा है गर्मी में आइए, सर्दी में आइए, पर आइएगा ज़रूर, क्योंकि कश्मीर आ रहे हैं, गुलमर्ग नहीं आए तो फिर मामला जस्त नहीं है। नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आप एक बार व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। फिलहाल स्कीइंग की बात चल रही है। चलिए। होती नहीं, गिरता जा रहा हूँ मैं। होती नहीं, बस गिरता हूँ। ओ चलो बोलना क्या था? रुक जा भाई, रुकती भी ना है तो रुक। भाई साहब ये है स्कीइंग। स्कीइंग अच्छा। इसकी बोलते हैं स्केटिंग। स्कीइंग अलग होती है, स्कीइंग भी होता है। तो भाई साहब ये ना हो रही हमसे। 2-4 जगह मैंने ट्राई किया था, लेकिन मनाली में भी, लेकिन वहाँ भी नहीं हुई थी। अब इसमें दिक्कत क्या है, बैलेंस नहीं बनता, पीछे गिर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बेंड योर बॉडी, लुक फॉरवर्ड, कंटिन्यू रखो। स्कीइंग सीखने की बहुत इच्छा है, पर होती नहीं। मैं ट्रेनिंग करना चाहता था ओली में 15 दिन की, लेकिन वैसा छुट्टी नहीं मिली। मेरा वजन तो राइट पे, पर रुकती तो ना हो। लेफ्ट पे। अरे रुके कैसे है, ये तो नहीं पता चलता। मैं बराबर घुस दूंगा इसको। बाय। ओ तेरी बचा ली मैंने एक्सीडेंट से, लेकिन स्केटिंग आगे कोई रख। हट जाओ, कैमरे मारूंगा मैं। अली बार आगे देख मेरे पे यार। 30 रुपए देके सीखी है। देखिए मैं बार बार कह चुका हूँ भाई साहब, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर गुलमर्ग आए तो इस गोंडोला में जरूर बैठे, वरना तो भैया आप वहीं पड़े रहो। 9 से 6 वाली ड्यूटी करो दिल्ली। हाँ दिल्ली या जहाँ भी हो, अगर गोंडोलों में, अगर गुलमर्ग आ रहे हैं तो गोंडोलों में बैठ जाओ। अब देखिए इससे अच्छा कोई व्यू आ सकता है क्या? ये सी लेवल से 4000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई तक गोंडोला जाता है। अभी हम फेस